Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Alpine Academy, subject physics, class 9th and metric, syntax book board, Yamshoro. आज जो टॉपिक्स हम इस स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं वो हैं चैप्टर नंबर 10 के। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, देन इलास्टिसिटी, रिलेशनशिप ऑफ रॉबर्ट हुक, कंपैरिजन बिटवीन इलास्टिसिटीज ऑफ टू सब्सटेंसेस, हुक्स लॉ अप्लाइड टू अ हेलिकल स्प्रिंग। कुछ स्लाइड्स पर हमने क्वेश्चन नंबर शो कर दिया है जिससे आप मदद ले सकते हैं अपने क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए। इंट्रोडक्शन, सबसे पहली पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं तो कहता है कि मैटर की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो उसका मास और जो एरिया वो कवर करता है वो है। बाकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी उसकी ड्राइव प्रॉपर्टीज हैं, जिस तरह डेंसिटी, प्रेशर ऑफ गैस, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ये सारी प्रॉपर्टीज ड्राइव प्रॉपर्टी हैं किसकी? मैटर, मास की, और जो स्पेस वो एरिया जो कवर करता है उसकी, ये ड्राइव प्रॉपर्टीज हैं। मैटर 3 स्टेजेस में रह सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जिस तरह हमारे पास पानी है, पानी को अगर आप बॉईल करते हैं तो गैस स्टेट में चला जाता है, और अगर आप फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है। और पानी खुद एक लिक्विड स्टेज में है। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइटली पैक होते हैं, वो एक ही एरिया में जिगजैग मोशन करते हैं, उनका शेप सेम होता है, उनका वॉल्यूम सेम होता है, वो वॉल्यूम और शेप अपना चेंज नहीं करते। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सॉलिड बॉडी इज फिक्स्ड। उसके बाद है हमारे पास लिक्विड के अंदर वॉल्यूम सेम रहता है लेकिन उसकी शेप चेंज होती रहती है। वो जिस भी कंटेनर में, जिस भी चीज़ में आप लिक्विड को डालेंगे वो उसी की शेप कवर कर लेता है। उसके बीच में जो उस मॉलिक्यूल्स के बीच में स्मॉल अट्रैक्शन होती है सॉलिड्स के हिसाब से, और वो मॉलिक्यूल्स फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। जबकि हमारे पास जो गैसेस हैं उनका कोई ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही उनका शेप फिक्स होता है। अगर आप एक गैस को एक रूम के अंदर फिल करेंगे वो पूरे रूम को कवर कर लेगी। आप अगर उसी गैस को एक सिलेंडर के अंदर फिल करेंगे वो सिलेंडर को कवर कर लेगी। उसी तरह हमें जाहिर होता है कि उसका ना तो शेप फिक्स है और ना ही उसका वॉल्यूम। उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और जो उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ऑलमोस्ट निग्लेजिबल होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर, एग्जाम्पल वी हैव वाटर। जैसे हम पानी की मिसाल पहले पॉइंट्स में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप पानी को हीट देंगे तो वो गैस स्टेट में चला जाता है, अगर आप उसको फ्रीज करेंगे, उसकी हीट को अगर आप एब्जॉर्ब करेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में आ जाता है, और पानी खुद एक लिक्विड स्टेट में। ये किस वजह से हो रहा है? ये टेम्परेचर की वेरिएशंस की वजह से हो रहा है। जिससे ही हम टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करते हैं वो अपनी एक स्टेट चेंज कर देता है। हमारे पास एक चौथी स्टेट है मैटर की, वो क्या है? प्लाज्मा। इन जनरल एनी स्टेट ऑफ मैटर दैट कंटेन्स enough free charged particles for its dynamical behavior to be governed by electromagnetic waves. Plasma is largely concerned with ionized gases. प्लाज्मा स्टेट के अंदर जो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के अंदर जो आयन्स होते हैं वो हाईली आयोनाइज होते हैं, जो ऐसा कहा जाए कि उनका जो बिहेवियर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कवर हो सकता है। जैसे हमारे पास पानी है, पानी आयोनाइज नहीं होता, लेकिन अगर मैटर पानी के अंदर एक बहुत सारी चार्जेस, आयोनाइज चार्जेस अगर इन्वॉल्व हो जाएं तो वो अपनी एक स्टेट चेंज कर लेगा। वैसे पानी में ऐसे हो नहीं सकता, मैं आपको मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर किसी भी चीज़ के अंदर एक्स्ट्रा या बहुत ज़्यादा सारी चार्जेस जो हैं वो आयोनाइज हो जाती हैं तो अपनी एक स्टेट चेंज कर देता है। हमारे पास डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इन जनरल एनी स्टेट ऑफ मैटर दैट कंटेन्स इनफ फ्री चार्ज पार्टिकल्स फॉर इट्स डायनेमिकल बिहेवियर टू बी गवर्न्ड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कॉल्ड मैटर स्टेट प्लाज्मा। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या होती है? इलास्टिसिटी, जब हम भी किसी भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, मिसाल के तौर पे जब हमारे पास जो बिस्तर है, बिस्तर के अंदर जो फॉर्म होता है, जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये फॉर्म जो है उसके अंदर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब हम अपनी फोर्स हटाते हैं तो फॉर्म अगेन अपना ओरिजिनल शेप कवर कर लेता है। जो फॉर्म ने अपना ओरिजिनल शेप कवर किया और जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई उसके अंदर फोर्स लगने से, उसको हम कहते हैं उसकी इलास्टिसिटी। और ये जो जो बॉडी ये अमल कर सकती है उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक बॉडी।
अब जैसे हम अभी फॉर्म को डिस्कस कर चुके हैं, तो जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो एक इंटरनली उसके अंदर से फोर्स अराइज होती है, मीन्स उसके अंदर से एक फोर्स क्रिएट होती है जो उसकी डिफॉर्मेशन को रोकती है। जिस तरह हमने न्यूटन के लॉस में पढ़ा है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उसी तरह जब हमने फोर्स अप्लाई की बॉडी के ऊपर तो उसी के इंटरनली एक फोर्स क्रिएट होगी जो हमारी फोर्स को रिपेल करके और डिफॉर्मेशन, मतलब कि जो हमने फोर्स लगाई है उसके एक्शन को रिपेल करेगी। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रेस। टू कीप बॉडी इन इक्विलिब्रियम, टू कीप बॉडी इन इक्विलिब्रियम, body must be acted upon by some force other than external deforming force, means जो external force जो हम अप्लाई करें उसके अलावा एक और फोर्स बॉडी की तरफ से होनी चाहिए ताकि बॉडी इक्विलिब्रियम में रह सके। दिस इंटरनल फोर्स अराइजिंग फ्रॉम द डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी, ये फोर्स डिफॉर्मेशन की वजह से प्रोड्यूस होती है एंड एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी, ये बॉडी के पर यूनिट एरिया, मीन्स जिस एरिया में आपने फोर्स अप्लाई किया उसके यूनिट के मुताबिक एक्ट करती है। इस बॉडी को हम क्या कहते हैं? इस बॉडी को हम, इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? इस फोर्स को हम कहते हैं स्ट्रेस। ये फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं वो डिवाइडेड बाय जितने एरिया में हमने अप्लाई किया है वो, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। द रिलेटिव डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज कॉल्ड, जो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है जब हमने फोर्स अप्लाई की या हटाई उसकी वजह से जितनी डिफॉर्मेशन रिलेटिवली प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन बेसिकली जो हमारी एक्चुअल, या ऐसे कहा जाए जो इनिशियल स्टेज को हम जब फाइनल स्टेज से माइनस करके डिवाइड करते हैं इनिशियल स्टेज के साथ, उसको हम कहते हैं हमारी क्या है? रिलेटिव डिफॉर्मेशन, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन। और स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दोनों चीज़ों का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। यील्ड स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस बियॉन्ड विच मटेरियल बिकम्स प्लास्टिक, इट इज लिमिट टू इलास्टिक बिहेवियर, मीन्स ये एक इलास्टिक बिहेवियर का लिमिट है, इसके अलावा इसके आगे आपका जो इलास्टिक बिहेवियर है वो ख़त्म हो जाता है, फिर प्लास्टिक बिहेवियर आ जाता है, मीन्स बॉडी दोबारा से आपकी उस शेप में नहीं आएगी जिस शेप में वो पहले थी। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इसका एक कर्व आगे एक फिगर गिवन है, मैंने स्लाइड्स के अंदर दी है, उस कर्व के अंदर भी एक पॉइंट शो हुआ है, हम उस पॉइंट से ज़्यादा इजीली समझ सकेंगे यील्ड पॉइंट क्या है। अब हम पढ़ते हैं रिलेशन बाय रॉबर्ट्स। हुक्स लॉ क्या है? हुक्स लॉ कहता है विच स्टेट्स दैट फॉर एनी इलास्टिक बॉडी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मीन्स आप जितना स्ट्रेस देते जाएंगे स्ट्रेन भी आपका बढ़ता जाएगा। स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन है रिलेटिव डिफॉर्मेशन, मीन्स जितनी आप फोर्स लगाते जाएंगे उस यूनिट एरिया पर उसी लिहाज से आपकी डिफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी। और अगर हम स्ट्रेस और स्ट्रेन इन दोनों का रेशियो करें तो ये एक कांस्टेंट देता है, जो हमारा क्या है? ये हमारा हुक्स लॉ है। As we know, stress is defined as magnitude of force normal to the surface area acting per unit area of body. Means जो हम force apply करते हैं वो divided by area, total unit area. As we know that strain is relative deformation. Strain क्या है? Strain relative deformation है। अब ये deformation length में हो, volume में हो, shape में हो, किसी भी चीज़ में हो, उस डिफॉर्मेशन हम क्या कहते हैं? उस डिफॉर्मेशन को हम स्ट्रेन कहते हैं। लेकिन इस स्लाइड में हम सिर्फ लिमिट तक लिमिटेड हैं, कहाँ तक? हम सिर्फ लेंथ वाइज पढ़ेंगे, जिसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होती है रिलेटिव डिफॉर्मेशन किसके अंदर? लेंथ के अंदर। उस डिफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। Young modulus is a measure of ability of a material to withstand changes in length when under lengthwise tension or compression, sometimes referred to as modulus of elasticity. Young modulus क्या है? Young modulus है कि एक ability material की या shape की, जो वो जब हम उसके ऊपर compression या उसके ऊपर हम tension अप्लाई करते हैं तो वो changes के अंदर कितना withstand, means changes से कितना डटकर खड़ा हो सकता है और उन चेंजेस से वो कितना खुद को बचा सकता है, उस बिहेवियर को हम कहेंगे उसको यंग मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। उसकी एक नीचे भी डेफिनेशन लिखी हुई है। द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी।
डिनोटेड बाय y एज, ये उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मींस f अपॉन a डिवाइडेड बाय डेल्टा l अपॉन l। फिर हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है और आखिर में हमें क्या मिला है, f इंटू एल डिवाइडेड बाय a डेल्टा l। ये जो x लिखा हुआ है ये एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन की साइन है और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही सेम यूनिट किसका है, स्ट्रेस का भी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो आपकी जो लेंथ का यूनिट है इस एल का और डेल्टा एल का, इन दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है। जब यूनिट दोनों चीज़ों का सेम होगा तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो उसी तरह आखिर में हमारे पास किसका यूनिट बचता है, एफ और ए का। एफ का यूनिट क्या है, न्यूटन, और एरिया का मीटर स्क्वायर। जो हमारा हुक्स लॉ है वो भी एक सर्टेन लिमिट तक ही हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उसके आगे वो लॉ फिर एप्लीकेबल नहीं होता। उस लिमिट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। कि जब हम हुक्स लॉ हमारा क्या कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कि हम जितना स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे स्ट्रेन उतना भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक स्टेज आएगी जिसके बाद जब हम फोर्स या स्ट्रेस को हटाएंगे तो बॉडी अगेन अपना शेप में सेम शेप में नहीं आएगी, और हम जितना भी स्ट्रेस लगाते जाएंगे बॉडी के अंदर जो स्ट्रेन है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। मीन्स हमने स्ट्रेस बढ़ाया तो पॉसिबल या स्ट्रेन जो है वो हमारा कम होगा। उस लिमिट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। और जब बॉडी उस लिमिट को क्रॉस कर जाती है फिर बॉडी प्लास्टिक में आ जाती है। मीन्स उसका बिहेवियर जो है वो इलास्टिसिटी से प्लास्टिक बिहेवियर में हो जाता है। This means body retains its elasticity up to certain limit and exceeds this maximum value. Then the body will be permanently deformed and cannot return back to its original state. This body is said to have crossed elastic limit. यहाँ पर कुछ मटेरियल्स हैं और उनकी इलास्टिक लिमिट्स और यंग्स मॉड्यूलस भी गिवन है। इन पर थोड़ी आप अपनी तरफ से नज़र दौड़ा दें या थोड़ा आप खुद रीड कर लें तो आपको मे बी कभी कहीं पर भी जो एंट्री टेस्ट में किसी जगह सवाल हो तो आपके लिए आसानी होगी। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या है? इलास्टिक लिमिट एक ऐसी लिमिट है कि जिसके बाद जो बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं और जो उसके अंदर डिफॉर्मेशन आती है वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होती। उस इलास्टिक लिमिट से नीचे जितनी भी डिफॉर्मेशन होगी, मीन्स जब जितनी भी हम फोर्स लगाएंगे और जब हम फोर्स हटाएंगे तो बॉडी अगेन अपना इनिशियल शेप कवर कर लेगी। लेकिन अगर हम लिमिट क्रॉस कर जाते हैं उसके बाद बॉडी अपना शेप दोबारा कवर नहीं कर सकती, फिर उसका बिहेवियर प्लास्टिक में हो जाता है। यहाँ पर हम एक कर्व में ग्राफ देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये जो पॉइंट है ये उसका इलास्टिक लिमिट है, क्योंकि इसके बाद जो कर्व है उसका पाथ चेंज हो रहा है। यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन में था, ठीक है। जिस तरह जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन बढ़ रहा था उसी तरह उसका बिहेवियर बढ़ा। मीन्स अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है। लेकिन इसके बाद इस एक्स वाले पॉइंट के बाद जैसे ही हमने फोर्स बढ़ाते हैं तो उसका बिहेवियर, जो उसकी एक्सटेंशन होती है, जो उसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है वो सेम नहीं होता। मीन्स एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। उसका बिहेवियर और स्ट्रेस के बिहेवियर में चेंज आता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, कि जिसके बाद बॉडी का जो जो बिहेवियर है वो इलास्टिक नहीं रहता और प्लास्टिक बिहेवियर हो जाता है। Example 10.1. The area of cross section of a metallic bar is 1 cm by 1 cm. ये हमें एरिया गिवन है। Its length is 50 cm. Length given है. A force of 10,000 stretches it by 0.25 cm. 0.25 cm क्या है? चेंज इन लेंथ। और 10,000 क्या है? फोर्स जो हमने अप्लाई की। अब हमें मालूम क्या करना है? हमें स्ट्रेस और हमें स्ट्रेन मालूम करने हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। हमें फोर्स गिवन है 10,000 न्यूटन और एरिया क्या है? एरिया हमारा है 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 किस तरह आया? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में।
क्यों? क्योंकि ऊपर हमने लेंथ को भी मीटर के अंदर कन्वर्ट किया है। अगर आप कैलकुलेशन सेंटीमीटर्स के अंदर करना चाहते हैं तो आप सेंटीमीटर्स में भी कर सकते हैं, लेकिन फिर लास्ट में जो आपका आंसर है वो उसका यूनिट जो है वो भी सेंटीमीटर्स में होगा, मीटर्स में नहीं होगा। जिस तरह यहाँ पर है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वो हो जाएगा न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं अपनी कैलकुलेशन पर। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? उसको सेंटी मीन्स 100 मीन्स 1 को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? 100 के साथ। इसी तरह 1 को हमने 100 के साथ डिवाइड किया है दोनों साइड्स पर। 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 और फिर 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100। तो नीचे जो 100 है वो 10⁴ हो जाएगा, और फिर अगर हम पावर को ऊपर से नीचे से ऊपर लेकर आएंगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह फिर हमारे पास आता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ क्या है कि जो हमारी इनिशियल लेंथ और जो हमारी फाइनल लेंथ, लेकिन यहाँ पर हमें डायरेक्ट बताया गया है उसके अंदर जो चेंजेस आई है वो क्या है? 0.25, और फिर सेंटीमीटर है उसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय किससे? 100 से। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स हमें मालूम है, गिवन है, और एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया है मीटर्स के अंदर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। 10,000 डिवाइड बाय 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और स्ट्रेन को हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं? जो चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ हमें गिवन है और ओरिजिनल लेंथ हमें गिवन है। चेंज इन लेंथ को हम डिवाइड करेंगे ओरिजिनल लेंथ के साथ, मीन्स 0.25 डिवाइड 0.25 इंटू 10⁻⁻² डिवाइड बाय 0.5 मीटर is equal to 5.0 into 10⁻3. Example 10.2. A metal bar of cross-sectional area 1000 mm square is 4 meter long. A force of 5000 Newton increases its length by 0.25 millimeter. Find Young's modulus of metal. अब हमें एक मेटल का पीस दिया हुआ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1000 है और वो 4 मीटर लॉन्ग है। दूसरी चीज़, उसके ऊपर जब हमने 5000 न्यूटन की फोर्स लगाई तो उसकी लेंथ में इंक्रीज हुई, मींस डेल्टा एल इज 0.25। ओरिजिनल लेंथ कितनी है उसकी? 4 मीटर। तो चले अब हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारे पास फोर्स को कितनी है? वी हैव फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, देन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 10⁻³ मीटर स्क्वायर। अब ये किस तरह किया हमने? हमारे पास 1000 मिलीमीटर स्क्वायर था, millimeter means 10⁻³ sorry 10⁻³ and there is whole square means 10⁻³ into 10⁻³। तो हमने दो जगह पे 10⁻³ लिख दिया। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर में क्या आता है? 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ओरिजिनल लेंथ हमारे पास कितनी है मीटर में? 4 मीटर। और चेंज इन लेंथ हमारे पास कितना है? 0.25 मिलीमीटर। अब हम मिलीमीटर को अगेन चेंज करेंगे किसमें? मीटर में। उसके लिए हम क्या करेंगे? 10⁻³ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मीटर कितना मिलता है? 2.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। यंग्स मॉड्यूलस के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? y इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय चेंज इन लेंथ। हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं और हमें आंसर क्या मिलता है? We have answer of 8.0 into 10 to the power 10 Newton per meter square. Example 10.3. A steel wire of 4 meter long has an area of cross sectional equal to 2.4 into 10 to the power minus 7 meter square. Is stretched by a force of 36 Newton. Calculate stress, strain, increase in length. Given Young's modulus 1.8 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो हमारे पास डेटा में सबसे पहली चीज़ क्या है? ओरिजिनल लेंथ है 4 मीटर, एरिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। फोर्स कितनी लगाई गई है जिसकी वजह से चेंज आया है? वो है 36 न्यूटन। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें एक तो स्ट्रेस कैलकुलेट करना है और फिर स्ट्रेन, देन वी हैव इंक्रीज इन लेंथ जो कि डेल्टा एल कहते हैं हम, और फिर हमारे पास यंग मॉड्यूलस गिवन है। तो चलें सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास लेंथ है, देन वी हैव एरिया और फिर अप्लाइड फोर्स और यंग मॉड्यूलस।
हमारे पास हम स्ट्रेस को किस तरह कैलकुलेट करते हैं? स्ट्रेस मीन्स फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। हमें फोर्स गिवन है, फोर्स हमारी है 36 न्यूटन की और एरिया हमारा कितना गिवन है? 2.4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। तो जब हमारे पास हम इनको वैल्यूज को पुट करते हैं हमें आंसर क्या मिलता है? 1.5 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हम स्ट्रेन को किस तरह कैलकुलेट करते हैं? हमें यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई, हमें यंग मॉड्यूलस मिल गया। यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। हम स्ट्रेन और यंग मॉड्यूलस की जगह को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो हमें स्ट्रेन मालूम करना है, स्ट्रेन ने डिवाइड करा उस तरफ मल्टीप्लाई करेगा, और यंग मॉड्यूलस हमारे पास मालूम है तो हम यंग मॉड्यूलस को डिवाइड कर देते हैं इस तरह। तो स्ट्रेन के इक्वल टू हो जाता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। आप यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज पुट करें और हमें आंसर क्या मिलता है? 8.33 इंटू 10⁻⁻4। उसके बाद हम मालूम करेंगे चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ हम किस तरह मालूम करेंगे? अब जब हम ऊपर से स्ट्रेन की वैल्यू मालूम करके आ चुके हैं और स्ट्रेन इक्वल टू होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो जब टोटल लेंथ हमें मालूम है वो स्ट्रेन के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें चेंज इन लेंथ मिल जाएगी। तो आप वैल्यूज़ को पुट करें ओरिजिनल लेंथ की और स्ट्रेन की, तो हमें आंसर में क्या मिलता है? 4 मल्टीप्लाई बाय 8.33 इंटू 10⁻⁻4। आंसर में हमें मिलता है 3.3 मिलीमीटर। यहाँ पर 10⁻⁻4 की जो पावर है उसको शिफ्ट कर दिया है मिलीमीटर में। जब यहाँ से डेसिमल को हमने एक साइड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव किया तो उसकी पावर +1 होगी। +1 होगी तो इधर पावर में बचेगा -3, -3 बचेगा तो हम -3 को मिलीमीटर्स में लिख देते हैं। कंपैरिजन ऑफ इलास्टिसिटीज ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडीज की इलास्टिसिटीज को हम इस टॉपिक में कंपेयर करेंगे। अब कंपैरिजन से मुराद ये है कि हम दो बॉडीज को कंसीडर करते हैं, बॉडी ए और बॉडी बी। हम हमारी अमूमन डेली ऑब्जर्वेशन के अंदर ये बात को हम ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ बॉडीज डिफॉर्म होने के बाद अगेन अपने उस शेप में आ सकती हैं, लेकिन कुछ बॉडीज डिफॉर्म होने के बाद उनके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाती है तो वो अगेन अपना इनिशियल शेप कवर नहीं कर सकती। जिस तरह हमारे पास से हम थोड़ी सी मिसाल कंसिडर करते हैं स्टील और रबर की। जब हम स्टील पर फॉर सपोज 1000 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी जगह पर जब हम वही 1000 न्यूटन की फोर्स हम रबर पर अप्लाई करते हैं तो रबर टोटली डिफॉर्म हो जाता है, जबकि स्टील डिफॉर्म होने के बाद अगेन अपना इनिशियल शेप जो उसके स्टार्ट में स्टेज थी वो उस शेप को कवर कर सकता है। तो हम कहेंगे कि जो स्टील है वो ज़्यादा इलास्टिक है, सब्सटेंस है बनस्बत रबड़ के। यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है, अ बॉडी इज सेड टू बी मोर इलास्टिक if it retains its elasticity on the application of large force than to a body which loses its elasticity at lesser force। means जो बॉडी अगेन अपना शेप कवर कर सकती है ज़्यादा हैवी फोर्स के अप्लाई होने के बावजूद, वो ज़्यादा इलास्टिक है बनस्बत उस बॉडी के कि जो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देती है छोटी सी फोर्स पर। हम इस टॉपिक को या इस लाइन को क्लियर करने के लिए नीचे एक डेरिवेशन करते हैं, इससे हमें ये टॉपिक ज़्यादा इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई ये स्ट्रेन्स हैं। स्ट्रेन किसके? बॉडी ए और बॉडी वाई के। ये मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी है किसके? बॉडी ए और बॉडी वाई के। अब डेफिनेशन हमारे पास क्या है? मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो यहाँ पर मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी को डिवाइड करते हैं एक्स के स्ट्रेस को डिवाइड करते हैं स्ट्रेन के साथ एक्स के, और फिर इधर स्ट्रेस वाई पर को डिवाइड करते हैं किसके साथ? स्ट्रेन वाई के साथ। तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्स और मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाई। उसके बाद हम मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्स को डिवाइड करते हैं मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाई। तो हमें यहाँ पर क्या मिलता है? यहाँ से हम स्ट्रेस को कैंसिल कर सकते हैं। आखिर में हमारे पास क्या इक्वेशन में बचता है? मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाई और मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्स, सॉरी स्ट्रेन वाई डिवाइडेड बाय स्ट्रेन एक्स, एंड देन मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वाई। जब हम इस इक्वेशन को कंसीडर करते हैं तो हमें पता चलता है कि मॉड्यूलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एक्स
is less than modular of elasticity of y, जबकि strain of y is greater than strain of x is greater than strain of y, क्योंकि strain of x नीचे है, नीचे वही टर्म लिखी जाती है जो ज़्यादा बड़ी होती है ऊपर वाली टर्म से या दूसरी किसी टर्म से, उस टर्म को हम नीचे लिखते हैं। ये डिवीजन में एक उसूल के तौर पर हम कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि जिस बॉडी का स्ट्रेन ज़्यादा होगा उसका मॉडुलर ऑफ इलास्टिसिटी कम होगा, और जिस बॉडी का स्ट्रेन कम होगा उसका मॉडुलर ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा होगा। Thus we conclude that a body with smaller strain is more elastic than the body having larger strain when same stress is applied. Note: steel is more elastic than rubber, क्योंकि स्टील के अंदर डिफॉर्मेशन या स्टील के अंदर जो स्ट्रेन है वो कम होता है बनिस्बत रबर के, जब उसके ऊपर 1000 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की जाए। Hooke's law applied to a helical spring. Hooke's law क्या कहता है? Hooke's law कहता है कि टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। मीन्स हम जितनी ज़्यादा टेंशन देते जाएंगे, जितना ज़्यादा हम उसको फोर्स लगाते जाएंगे, एक्सटेंशन उतनी ज़्यादा होती जाएगी। यहाँ पर हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये अपनी इनिशियल स्टेज में है। जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, फोर्स, ठीक है, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हुई? इसके अंदर एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई। लेकिन जब हमने फोर्स को डबल किया तो उसके अंदर एक्सटेंशन डबल हो गई। मीन्स फोर्स इज डायरेक्ट, मीन्स टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। हम जितनी ज़्यादा फोर्स या टेंशन देते जाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन होती जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, और जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा और एक कांस्टेंट इसका k है। और k क्या है? k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। नेगेटिव साइन क्या है? नेगेटिव साइन शो करती है कि जो हमारी टेंशन और एंड एक्सटेंशन हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। इस जो स्प्रिंग है हमारे पास, इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक जो बॉल है, बॉल की वजह से जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है या डाउनवर्ड की तरफ खींच रही है, वो है उसका वेट, जो किस वजह से लग रहा है? ग्रेविटी की वजह से। और दूसरी टेंशन लग रही है अपवर्ड रिपेल फोर्स में। और जब ये बॉडीज इक्विलिब्रियम में आएंगी तो दोनों फोर्सेस, जब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आएगी तो दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाती हैं। टेंशन और दूसरी कौन सी फोर्स है हमारे पास? ग्रेविटी की फोर्स है उसके मास की वजह से, मास का जो वेट है उसकी वजह से। Example 10.4. A force of 10 Newton produces an extension of 2.5 centimeter. What will be extension if a force of 25 Newton is applied to the spring, assuming that the elastic limit is not crossed? What is the force required to stretch the spring by 4 centimeter? सबसे पहले चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा हमारा। तो डेटा में सबसे पहले चीज़ हमारे पास क्या है? हमारे पास फोर्स है। जब हमने एक फोर्स अप्लाई की है तो एक्सटेंशन हुई है कितनी? 2.5 सेंटीमीटर, जब हमने 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की है। उसके बाद हमसे पूछता है कि जब हम 25 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो एक्सटेंशन कितनी होगी। सबसे पहले हम जो F1 है और जो X1 है उसकी मदद से हम एक डेटा निकालेंगे। डेटा में हमें जो ज़रूरत है वो है K की। K क्या है? K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। अब जब हमने K की वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला इस्तेमाल करें, F1 इज इक्वल टू K इंटू X1। जो फोर्स है उसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? जो एक्सटेंशन हुई है। मींस x2 उधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाकर डिवाइड करेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? हमें यहाँ से k मिलेगा। k इज इक्वल टू F1 डिवाइड बाय x1। F1 की वैल्यू 10 न्यूटन और x1 की वैल्यू 2.5। तो हमें आंसर में क्या मिलती है? k की वैल्यू 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर। वही k की वैल्यू हम इस्तेमाल करते हैं f(2) के साथ। f(2) हमारे पास क्या है? 25 न्यूटन। और हमें क्या मालूम करना है? हमें x(2) मालूम करना है। तो उसके बाद जब हमने सिमिलर फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, f(2) इज इक्वल टू kx2। जो वैल्यूज़ हमारे पास मालूम हमने कर ली और जो गिवन है उनको वैल्यूज़ को पुट करें। x2 इज इक्वल टू f(2) डिवाइड बाय k, 25 न्यूटन डिवाइड बाय 4। हमें आंसर में क्या मिलता है? हमें आंसर में मिलता है x(2) इज इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर। अब उसके बाद जो हमसे दूसरी चीज़ पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि फोर्स कितनी रिक्वायर्ड होगी जब हम स्प्रिंग को 4 सेंटीमीटर स्ट्रेच करते हैं। तो हमें x की वैल्यू गिवन है, k की वैल्यू हम पीछे मालूम कर आ चुके हैं, कितनी है? 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम
k की वैल्यू गिवन है और x की वैल्यू गिवन है, हमें f की वैल्यू मालूम करनी है। तो f इज इक्वल टू kx, वैल्यूज को पुट करें जो हमें मालूम है, तो हमें आंसर में क्या मिलता है, फोर्स इज इक्वल टू 16 न्यूटन। मीन 16 न्यूटन की जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारा स्प्रिंग 4 सेंटीमीटर स्ट्रेच होगा। थैंक यू। आपकी हेल्प के लिए कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको किस पेज से मिल सकते हैं, वहाँ पर उन क्वेश्चंस के नंबर मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। अगर आपको अपने क्वेश्चंस या जो क्वेश्चंस आपको बुक में दिए गए हैं उनके मुतालिक आपको हेल्प चाहिए तो आप उस स्लाइड के पेज से ले सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप हमारी स्लाइड्स के मुतालिक अपने व्यूज़ देते रहें ताकि हम अपनी स्लाइड्स को बेहतर से बेहतर बनाते रहें। Kindly don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.